जय भीम आर्मी। देश के सभी संतों महापुरुषों को कोटि कोटि नमन करते हुए, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सदगुरु रविदास जी महाराज को कोटि कोटि नमन करते हुए, महर्षि वाल्मीकि जी को कोटि कोटि नमन करते हुए, सम्मानित साथियों, सबसे पहले आज का जो मुद्दा लाइव आने का, भारतवर्ष के अंदर सबसे बड़ी कम्युनिटी जो पूरा भारतवर्ष जानता है, दलित कम्युनिटी एवं मुस्लिम कम्युनिटी, जो कि आज भी अपने अधिकारों से आर्थिक पैमाने पर, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर जो जूझ रही है, अधिकारों से वंचित है। तो आज मैं तमाम देश के तमाम लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं और फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से अपने बहुजन मिशनरियों और तमाम दलित शुभचिंतकों से आज मैं वार्ता करना चाहता हूं और एक संदेश देना चाहता हूं कि आखिर इस देश की सबसे बड़ी आबादी दलित कम्युनिटी अधिकारों से वंचित कब तक रहेगी। परंतु साथियों, आज सबसे पहले मैं अपने समाज के एक योद्धा यमुनानगर से रमन वाल्मीकि जी को, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बड़े ही हृदय से विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए, सम्मानित साथियों, बाबा साहब की अनुकंपा उनके परिवार पर बनी रहे और भीम आर्मी भारत एकता मिशन उस परिवार के साथ में हमेशा खड़ा रहेगा। जय भीम। अब सम्मानित साथियों, सबसे पहले आज मैं उन महान योद्धाओं को, जिन्होंने भीम आर्मी भारत एकता मिशन को हमारे भीम आर्मी के प्रमुख एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के साथ में, हमारे भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी के साथ में और आपके भाई भीम आर्मी प्रमुख राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मंजीत सिंह नौटियाल जी के साथ में भीम आर्मी को सभी प्रदेशों में भीम आर्मी का संवैधानिक झंडा और डंडा गाड़ने का काम किया। आज मैं उन लोगों का नाम लेकर उन्हें सम्मानित करूंगा, क्योंकि आज अगर देश की सरकार हमारी बात को अगर सुनती है, आज सभी कार्यकर्ताओं, पदाधिकारियों की वजह से, क्योंकि आप लोगों ने क्षेत्र में काम किया है, हमारे साथ में आप लोग शुरू से कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने संघर्ष किया, तो आपका हृदय से बहुत बहुत सभी तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन लोगों ने भीम आर्मी में 1 मिनट भी दिया है, उन तमाम कार्यकर्ताओं का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और जय भीम नीला सलाम पेश करता हूं और उनसे ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनके सम्मान में, उनके स्वाभिमान में, भीम आर्मी के प्रत्येक कार्यकर्ता के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और हमारे उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष मुन्नीलाल सिंधे जी, महक सिंह जी, इन दोनों भाइयों ने बहुत पहले से बराबर संघर्ष किया और बराबर की लड़ाई लड़ी। आज इस देश के अंदर ही नहीं, पूरे विदेश में भी आज भीम आर्मी का प्रचंड संवैधानिक झंडा और डंडा चलता है। न्याय दिलाने का काम अगर कोई इस देश और दुनिया के अंदर कोई संगठन कर रहा है तो वो भीम आर्मी कर रहा है। और हरियाणा से कमल बराड़ा जी, रमेश भारती जी, गुरुचरण जी, और पंजाब से बलवीर गढ़चा जी, सन्नी जस्सल पाजी, लवी भाई, और हिमाचल से हनीश भाई, मध्य प्रदेश से दत्तू मेढ़े जी, सुनील अस्ते जी, और बिहार से चंदन भाई जी, और महाराष्ट्र से अशोक कामले जी, नेहा ताई जी, और राजस्थान से सत्यवान मेहरा जी, गुजरात से अशोक भाई जी, पश्चिम बंगाल से राजेंद्र भाई जी, उड़ीसा से दरवीर दादा जी, और जम्मू कश्मीर से पवन कुमार लोनी जी, और गोवा से महेंद्र नाथ जी, और कर्नाटक से यशपाल बोरे जी, और तेलंगाना से सिद्धू पाजी, झारखंड से नानूराम जी, और छत्तीसगढ़ से रामू जी, और केरल से अवंती बाई जी, और तमिलनाडु से दादा राव जी, और दिल्ली से हिमांशु वाल्मीकि जी, दीपांशु भाई, और आंध्र प्रदेश से अवंती बाई जी, अरुणाचल प्रदेश से लोकेश बाबू जी, और असम से अरविंद गोखले जी, और नागालैंड से दादर भाई जी। ये तमाम भीम आर्मी के 24 प्रदेशों के जितने भी जिम्मेदार सभी प्रदेशों में अलग अलग काम कर रहे हैं। मैंने सभी भाइयों का नाम लेकर उन्हें सम्मानित करने का आज काम किया है और प्रत्येक जो भी हमारे सभी प्रदेशों में जितने भी कार्यकर्ता बड़ी मेहनत से, लगन से काम कर रहे हैं,
मैं उनका भी बहुत बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। सम्मानित साथियों, आज का जो मुद्दा, आज का जो इश्यू था लाइव आने का, वो दलितों की आर्थिक समस्या जो इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर जो अभिशाप बनी हुई है, आखिर वो कैसे सुधरे, उस पर मैंने बात, उसको सुधारने के लिए, उस पर मंथन करने के लिए, उस पर विचार करने के लिए आज आपका भाई लाइव आया। लाइव आने का मुख्य इशू यही है कि आखिर ये दलित कम्युनिटी, भारतवर्ष की सबसे बड़ी कम्युनिटी, एक जिसको दलित कम्युनिटी के नाम से जाना जाता है, दलित कहा जाता है, ये आखिर अधिकारों से वंचित कब तक रहेगी? ये आर्थिक उत्पीड़न कब तक झेलेगी? सामाजिक उत्पीड़न कब तक झेलेगी? राजनीतिक उत्पीड़न कब तक झेलेगी? मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा देना चाहता हूं, और आज मैं तमाम इस देश के बड़े बड़े बहुजन मिशनरियों से, बहुजन संगठनों से, बहुजन समाज के नेताओं से ये मेरा पैगाम है, आखिर आप ये खोखली राजनीति कब तक करेंगे? बाबा साहब का नाम कब तक गलत दिशा में इस्तेमाल किया जाएगा? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बेहद संघर्ष किया, अपने जीवन को, पूर्ण जीवन को बहुजन समाज को समर्पित कर दिया, दलित समाज को समर्पित कर दिया, लेकिन उसके बाद में दलित समाज को जो अधिकार दिलाए, जो दलित समाज को अधिकार मिले, आज भी दलित समाज उन अधिकारों से वंचित है, चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, चाहे वो राजनीतिक स्तर पर हो, और चाहे वो आर्थिक स्तर पर हो, आज भी दलित समाज वंचित है। आखिर ये कब तक चलेगा? ये आखिर कब तक चलेगा? मैं इस देश के बड़े बड़े बहुजन मिशनरियों से बात करना चाहता हूं। इस देश के तमाम जो संसद में बैठे हुए हमारे नेता हैं, जो विधानसभा में बैठे हुए नेता हैं, जो राज्यसभा में बैठे हुए नेता हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूं कि भीम आर्मी, आपको जानते हैं कि भीम आर्मी को खोखली बातें नहीं करती है। भीम आर्मी ने संकल्प लिया था कि बहुत ही जल्द हम 21वीं सदी में इस देश के अंदर बहुजन सत्ता और समानता को स्थापित करेंगे। लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर सभी राज्यों में आज दलित कम्युनिटी पर जो हमले हो रहे हैं, जो उत्पीड़न आज भी हो रहा है, लेकिन उसका संवैधानिक रूप से भीम आर्मी उसका सामना, चुनौती का सामना करते हुए हम लोग न्याय दिलाने का काम भीम आर्मी के माध्यम से कर रहे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं इस देश के तमाम बहुजन मिशनरियों से, और मैं शुरू से आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं कि आखिर ये दलित कम्युनिटी इतनी वंचित, देश की आजाद होने से पहले, जब देश आजाद नहीं हुआ था, देश के सभी संतों ने, महापुरुषों ने आंदोलन किया। शहीद भगत सिंह जी ने, करतारा सिंह जी ने, सराबा जी ने, चंद्रशेखर आजाद जी ने, महात्मा गांधी जी ने, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने, सरदार भाई पटेल जी ने, तमाम बहुजन इस देश के संतों महापुरुषों ने बलिदान दिया। इस देश के अंदर, जब इस देश के अंदर ब्रिटिश हुकूमत थी, तो ब्रिटिश हुकूमत में हमारे दलित कम्युनिटी के साथ में पहले से ही उनको सताया जाता था। लेकिन बड़े पैमाने पर जब इस देश के बहुत सारे लोगों ने यह विचार किया कि हमारा देश आजाद कैसे हो सकता है, जब बहुत सारा मंथन हुआ कि देश को आखिर आजादी कैसे मिल सकती है, देश को आजादी कैसे मिलेगी, तो बहुत सारे दलित समाज के लोगों ने, चाहे बाबू जगजीवन राम जी हो, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हो, जोगेंद्रनाथ मंडल हो, बहुत सारे लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया और बलिदान देकर इस देश को आजाद कराया। लेकिन 1947 में भारतवर्ष आजाद हो जाता है, लेकिन 1947 के बाद देश तो आजाद हो जाता है, लेकिन देश आजाद होने के बाद इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी, जिसको दलित नाम दिया जाता है, वो देश आजाद होने के बावजूद भी इस देश के अंदर एक वर्ण व्यवस्था का अभिशाप झेलती है। ये जो 4 वर्ण व्यवस्था हैं, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय, इन 4 वर्णों का दंश फिर भी दलित कम्युनिटी को झेलना पड़ता है। और जब इस देश के अंदर दलित कम्युनिटी को रोज अपमानित होना पड़ता है, उसको अधिकार नहीं दिया जाता, उसको पानी पीने का अधिकार नहीं है, खाना खाने का अधिकार नहीं है, एक तालाब में पानी पीने का अधिकार नहीं दिया जाता, तो एक बहुत ही बड़े पैमाने पर हमारे मसीहा उभर कर आए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के रूप में। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह तय किया कि इस देश के अंदर हमारी कम्युनिटी सबसे ज्यादा रहती है
और उसको कोई अधिकार नहीं है, वो रोज चिढ़ती है, पिटती है, वो रोज अपमान झेलती है। तो उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह तय किया कि पूर्ण जीवन हम लोग बहुजन समाज को समर्पित करेंगे और दलित कम्युनिटी को आजाद दिलाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने बेहद संघर्ष किया, पूरा जीवन बहुजन समाज को दिया। बाबा साहब ने आंदोलन किया, महाड़ आंदोलन किया, नागपुर में आंदोलन किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के ऊपर हमला हो जाता है, उनका सर टूट जाता है, लेकिन इस कम्युनिटी को पानी पीने का अधिकार दिलाया। उसके बाद में इस देश के अंदर जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह सोचा कि सामाजिक और राजनीतिक उत्थान के बगैर इस दलित कम्युनिटी की आजादी नहीं मिल सकती है, इस कम्युनिटी को भला नहीं हो सकता है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक आंदोलन के बाद राजनीति में कूद पड़े। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संसद में जाते हैं और संसद में जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को ये सब लोग जानते हैं कि बाबा साहब को संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंपी जाती है। जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को संविधान लिखने की जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, उसके बाद में सम्मानित साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान लिखना शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के मन में एक विचार आता है कि आखिर इस देश के अंदर सबसे ज्यादा कम्युनिटी हमारे समाज, एक बहुजन समाज कहा जाने वाला एक दलित कम्युनिटी रहती है, जिसको कोई अधिकार नहीं है, वो आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई है। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी उसी समय आरक्षण की मांग करते हैं संविधान में, और उस समय बहुत सारे बड़े बड़े देश के नेता नाराज हो जाते हैं। किस कारण? कि दलित कम्युनिटी हमारे बराबर में आ जाएगी और दलित कम्युनिटी कल अधिकारों की, सम्मान की और स्वाभिमान की बात करेगी, इसलिए दलित कम्युनिटी को आरक्षण नहीं देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने इस प्रस्ताव को इस देश की समिति में रखा, संविधान प्रारूप की समिति में रखा, और ये कुछ लोग नाराज हुए। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह कहा कि यदि दलित कम्युनिटी को आरक्षण यदि नहीं देख सकता मैं संविधान में, तो मैं आज ही संविधान लिखना बंद करता हूं। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी उसी समय में कह देते हैं। लेकिन इस देश के बड़े बड़े नेताओं की फिर सभा बुलाई गई, उसमें लिखा गया, उसमें देखा गया कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के सिवाय कोई संविधान नहीं लिख सकता है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश का, जो इंडिया का, जो भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, आइन और संविधान को तैयार कर सकते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को फिर कहा गया कि हम आपकी बात को मान लेते हैं कि इस देश का संविधान आप ही तैयार करेंगे, और बाबा साहब इस पर सहमत हो जाते हैं। गांधी जी भी इस पर सहमत हो जाते हैं, और तब जाकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने सब इस दलित कम्युनिटी को, जो SC ST OBC और माइनॉरिटी आती है, उसको संविधान में आरक्षण मिला। तब जाकर उसी कारण है, यही कारण है कि आज हमारे देश के अंदर सभी प्रदेशों में, सभी जिलों में ऐसा कोई जिला नहीं है जिसमें हमारे आरक्षित वर्ग न हो, आरक्षण के आधार पर हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग न बैठे हो। इसलिए ये बाबा साहब की देन है कि आज हमारे दलित समाज को एक उभरने का एक मौका मिला, एक बराबर आने का मौका मिला। बाबा साहब ने अधिकार दिला, उसके अनुसार हम लोगों को बराबर आने का मौका मिला, जिससे कि हमारी सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरे। लेकिन उसके बाद में जिस समय बाबा साहब ने ये लिखकर संविधान में दिया, और संविधान में ये लिखकर कहा कि आरक्षित प्रत्येक विभाग में, प्रत्येक राज्यसभा, संसद, विधानसभा में, तीनों सदनों में आरक्षण के आधार पर हमारे लोग चुनकर जाएंगे। बाबा साहब ने अपना काम पूरा कर दिया। बाबा साहब ने बेहद संघर्ष के चलते हुए अपने काम को पूरा किया। लेकिन सम्मानित साथियों, उसके बाद में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के जाने के बाद इस देश की पार्टियों ने, इस देश की सरकारों ने दलित कम्युनिटी के साथ में ऐसी चाल चली, और देश का कोई भी नेता नहीं बोल पाया, बहुजन समाज का कोई नेता नहीं बोला। उन्होंने क्या किया कि SC ST जो कम्युनिटी है, जो ये SC ST जो वर्ग है, उसमें क्या किया कि उसमें अन्य वर्ग ऐसे डाल दिए जो कि मनुवादी व्यवस्था को फॉलो करते हो, लागू करते हो, जो कि दलित विरोधी हो, दलित समाज के बड़े पैमाने पर विरोधी हो, उनको SC ST में उनको शामिल किया गया, जिससे कि दलित समाज का जो SC ST का जो आरक्षण है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में जो आरक्षण लिखा था, वो SC ST की बजाय उन लोगों को मिलने लगा जिन सरकारों ने हमारे कम्युनिटी में दूसरे वर्गों को शामिल कर दिया। अब ये बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों को नुकसान हुआ। अब हमारा व्यक्ति DM SSP नहीं बन पा रहा है, हमारा व्यक्ति संसद नहीं बन पा रहा है। यदि आरक्षण का लाभ मिल रहा है तो उन लोगों को मिल रहा है जो पहले से ही मनुवादी व्यवस्था में थे,
जो पहले से ही दलित विरोधी थे। इस बात को समझना होगा। मैं इस देश के बहुजन मिशनरियों से, सांसदों से, विधायकों से, अपने तमाम राज्यसभा सांसदों से बता देना चाहता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को छला गया, किस प्रकार से दलित समाज का आरक्षण को समाप्त कर दिया गया, जिससे कि आज बहुजन समाज एक आर्थिक और सामाजिक रूप से जूझ रहा है। ये बड़े पैमाने पर एक बहुत बड़ा अभिशाप बन चुका है। तो सम्मानित साथियों, सरकारों ने ऐसा खेल खेला कि दलित जो SC ST, जो पेवर SC ST है, उसको आरक्षण मिलना समाप्त हो गया। अब वर्तमान में ये स्थिति है कि इस देश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अभी जिला पंचायत प्रधानी और BDC का चुनाव हुआ है। उसमें हमने आदेश किया था सभी बच्चों को, जिन बच्चों ने बाइकों पर जाकर भीम आर्मी को खड़ा किया, जिन बच्चों ने रात दिन भीम आर्मी में रहकर मेहनत की, जिन बच्चों ने रात दिन प्रचार प्रसार करके भीम आर्मी का झंडा और डंडा बुलंद किया ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर, हमने उन्हें आदेश किया था। मैंने कहा बेटा, ये भीम आर्मी है और भीम आर्मी में कोई मनी को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। भीम आर्मी एक गरीबों का, एक वंचितों का, शोषितों का, पीड़ितों का एक संगठन है और हम लोग नेता उसी व्यक्ति को बनाएंगे जो बाइकों पर जाकर, मोटरसाइकिलों पर जाकर, साइकिलों पर जाकर जो भीम आर्मी को गांव गांव तक पहुंचा रहा है, उसको ही चुनाव लड़ाया जाएगा। और आज हमने ऐसा किया। तमाम साथियों से उत्तर प्रदेश के अंदर कहा कि आप लोग प्रधानी का चुनाव लड़िए, और आज हम लोग आपको प्रधानी की तैयारी करवा रहे हैं, तो कल हम आपको प्रधानमंत्री की तैयारी भी करवाएंगे। ये आपके भाई ने अपने बहुजन समाज के लोगों से वादा किया था। और उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे प्रधानी का चुनाव लड़े। 29 तारीख को चौथा मतदान होना है, चौथे चरण का मतदान समाप्त होना है। 2 मई को चुनाव का रिजल्ट आना है। तो आप लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे क्षेत्रों में हमने ऐसा देखा गया कि जो बच्चे हमारे प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे, उनको कभी धन के बल पर, कभी गन के बल पर उनको प्रधानी का चुनाव लड़ने से रोका जाता। जनरल सीटों पर उनको फाइट करने से रोका जा रहा है, उनको गोलीबारी से डराया जा रहा है, उनको हत्या करने की धमकी दी जा रही है, इसलिए कि हमारे लोग आर्थिक दंश झेल रहे हैं, अधिक सामाजिक दंश झेल रहे हैं। अभी हमारा समाज नहीं उभर पाया। पिछड़े क्षेत्र में जाकर देखिए, जो इस देश का बड़ा नेता ये कहता हो कि दलित समाज तरक्की कर रहा है, जो इस देश का बड़ा नेता, कोई भी पार्टी का नेता हो, यदि वो कह रहा है कि दलित आगे बढ़ रहा है, तो वो गुमराह कर रहा है दलित समाज को, वो बहुजन समाज को गुमराह कर रहा है बड़े पैमाने पर। तो इसलिए सम्मानित साथियों, मैं उस वर्ग से आज बात करना चाहता हूं। मैं अपने वर्ग के जिम्मेदार उन लोगों से बात करना चाहता हूं जो लोग दलित समाज के नाम पर आज संसद में हैं, विधानसभा में हैं, राज्यसभा संसद में हैं। मैं उन भाइयों से बात करना चाहता हूं कि आखिर कब तक आप लोग ये खोखली राजनीति करेंगे? आखिर ये दलित समाज कब तक अपनी आर्थिक और सामाजिक दंश झेलेगा? क्योंकि भीम आर्मी झूठी राजनीति नहीं करती है, भीम आर्मी झूठा वादा नहीं करती है, भीम आर्मी कोई ऐसा वादा नहीं करती है जिससे कि हम आपका कोई कल वादा पूरा नहीं कर पाए। भीम आर्मी जो कहती है वो करती है। हमने 2 अप्रैल को किया, हमने 2 अप्रैल को वादा किया था कि बहुजन समाज के अंदर इस देश की सरकार ने जो SC ST में बदलाव किया है, हम देश को बंद करने का काम करेंगे। संविधान में छेड़छाड़ की जाएगी तो हम देश को बंद कर देंगे, और हमने किया। दिल्ली तुगलकाबाद में हमारा गुरुघर हटाने की कोशिश की गई, तो हमने दिल्ली में बंद करने का वादा किया था, दिल्ली को बंद किया। अर्थात भीम आर्मी ने जो भी आज तक वादा किया है, भीम आर्मी ने उस वादे को पूरा किया है। लेकिन भीम आर्मी एक और वादा कर रही है कि जो नेता दलित कम्युनिटी के आधार पर, जो नेता आरक्षण के आधार पर जो संसद में जा रहे हैं, जो विधानसभा में जा रहे हैं, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग अब बहुजन समाज का उत्पीड़न नहीं देख सकते, अब दलित समाज का उत्पीड़न नहीं दे सकते, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हमारा झंडा और डंडा दबाकर घूमता है। हम लोगों को कोई मुकदमे से डर नहीं लगता, जेल से डर नहीं लगता, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बताया है कि बलिदान दोगे तो देश आगे बढ़ेगा। हम बलिदान देने के लिए 24 घंटे तत्पर हैं, हम बलिदान देंगे और दिया है। लेकिन किसी तरह देश आगे बढ़े, इस देश के अंदर जातिगत आधार पर नहीं, सामाजिक और मानवता के आधार पर देश आगे बढ़े, हम ये चाहते हैं और भीम आर्मी ये चाहती है। तो दलित कम्युनिटी की आर्थिक पैमाने पर, सामाजिक पैमाने पर किस तरह इनको उत्पत्ति हो, किस तरह इनको बराबर लाया जाए, मैं इस मुद्दे पर बात करना चाहता हूं। इसलिए साथियों, आप सभी भाइयों से मेरा यह निवेदन है कि आप तमाम जितने भी बहुजन मिशनरी हैं, आप तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हैं,
आपसे मैं ये निवेदन करता हूं और ये मैं बता देना चाहता हूं, इस देश के तमाम पार्टियों से बता देना चाहता हूं, इस देश के तमाम संगठनों से ये बता देना चाहता हूं, सच है और साबित किया है कि भीम आर्मी भारत एकता मिशन के अलावा, भीम आर्मी के अलावा इस देश में दलित कम्युनिटी अर्थात बहुजन समाज, दलित, मुस्लिम, बैकवर्ड, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, इस कम्युनिटी का कोई भी भला भीम आर्मी के अलावा नहीं कर सकता है। ये कड़वा सच है। हम लोगों ने बड़ी ईमानदारी से लड़ाई को लड़ा है। हम लोगों ने इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर न्याय किया है। हम लोग सरकार के सामने अड़े हैं संविधान लेकर, और सरकार जानती है कि संविधान सर्वोपरि है, संविधान को कोई हरा नहीं सकता है। इसलिए हम लोग आज न्याय कर रहे हैं बड़े पैमाने पर। इस देश के वंचितों, शोषितों, पीड़ितों के साथ में न्याय कर रही है भीम आर्मी। इसलिए सम्मानित साथियों, मैं यही कहना चाहता हूं, बार बार मैं अपनी बात को यही कह रहा हूं कि इस देश के अंदर आखिर दलित कम्युनिटी को कैसे उभारा जाए, उसको आज बराबर में लाने के लिए कौन कौन से आप लोगों ने उपाय किए हैं। इस देश के सांसदों से मैं पूछना चाहता हूं, कई सौ सांसद हमारे, लगभग 180 सांसद हमारे संसद में बैठे हैं, SC ST। आखिर आप लोग ये खोखली राजनीति, आप लोग ये भ्रम में क्यों जी रहे हैं? इस देश के अंदर दलित कम्युनिटी का अगर शोषण हो रहा है, इस देश के अंदर अगर बहुजन समाज का शोषण हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार वो सांसद हैं जो संसद में बैठे हैं। अगर बहुजन समाज का शोषण हो रहा है, अगर बहुजन समाज पर अत्याचार या गोली चल रही है, तो इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो SC ST कोटा को लेकर विधानसभा में और राज्यसभा में बैठे हैं। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं। हम तो सामाजिक स्तर पर आज भी रोड पर मेहनत कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पुलिस की लाठी खा रहे हैं, जेल जा रहे हैं, मुकदमे लगवा रहे हैं आज भी, और तैयार हैं, आगे भी तैयार रहेंगे। लेकिन ये गद्दारी क्यों हो रही है? मेरा एक सवाल है। मैं अपने सभी बहुजन समाज के सांसद और विधानसभा विधायकों से ये कहना चाहता हूं, अगर आप लोग एक सूझबूझ से अगर संघर्ष करें, अगर आप लोग सूझबूझ से फैसले लें, अगर आप लोग एक बार भी अगर संसद में और विधानसभा में दलित कम्युनिटी की आवाज को उठाएं, तो क्या आपको कोई विधायक पद से हटा सकता है? जब आपको समाज ने बनाया है तो समाज ही हटा सकता है आपको। ये समाज की ताकत है, किसी पार्टी वार्टी की ताकत नहीं है। अगर आप लोग भ्रम में जी रहे हो, तो इस देश के तमाम नेताओं से मैं चैलेंज करता हूं, जो लोग चाहते हैं कि ये पार्टी से चावलूसी करके नेता बनते हैं। नहीं, समाज, जनता बनाती है नेता। जो व्यक्ति जनता में काम करता है, जो समाज में काम करता है, और जो भ्रम में हो, मनजीत सिंह नोटियाल, मैं उससे वादा कर रहा हूं कि जब आप कहो आपका भ्रम दूर कर दें। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप लोग ईमानदारी से काम करें तो दलित कम्युनिटी को सुधारा जा सकता है। इसका जो नुकसान हो रहा है, जो आरक्षण हमारे लोग, दूसरे लोग खा रहे हैं, आरक्षण के नाम पर दलित कम्युनिटी को बदनाम किया जा रहा है। कहां है आरक्षण? बताए मुझे। कोई देश का नेता, अभिनेता, अधिकारी बात करे मुझसे, मैं बात करने के लिए तैयार हूं। कितने हमारे, किस जिले में हमारे 28% अधिकारी? एक जिले में बता दीजिए, पूरे देश में जितने भी प्रदेश हैं, एक जिले में मुझे बता दीजिए कि 28% इस जिले में हमारे अधिकारी हैं। एक जिला बता दीजिए। नहीं है ना? कितने DMSSP हमारे उत्तर प्रदेश में है? बता दीजिए। मुश्किल 2-4 होंगे, और वो भी वहां डाल रखे हैं जहां पर पानी भी कड़वा होता है। ये इस देश की व्यवस्था है। तो कहां भ्रम में जी रहे हैं? बीमारी भ्रम में जीने से मना करती है, सख्त खिलाफ है भ्रम में जीने वालों से। झूठी राजनीति, झूठी सामाजिकता और झूठा प्रचार और झूठा कद और झूठा पद, भीम आर्मी इसके खिलाफ है, भीम आर्मी इसके विरोध में है। तो मैं अपने तमाम बहुजन मिशनरियों से बार बार ये कह रहा हूं, ये उनसे मैं निवेदन कर रहा हूं, आप मेरा निवेदन समझ लीजिए, चाहे आप भाई का ये मैसेज समझ लीजिए कि आखिर ये कब तक चलेगा। इस देश के अंदर दलित कम्युनिटी काफी पहले से दंश झेल रही है। अगर बाबा साहब ने आपको शिक्षा का अधिकार दिया है, इस देश के अंदर तमाम अधिकारी हमारे DM, SSP, कप्तान है, तो ये बाबा साहब की देन है। तो बाबा साहब के साथ में नमक हरामी क्यों की जा रही है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये नमक हरामी आपकी बच्चों को, या आपके बच्चों को गुलाम बना देगी। ये नमक हरामी आपकी संगलों दोबारा बेड़ियों को जकड़ देगी। जहां से बाबा साहब ने शुरुआत की थी, आप उससे पीछे चले जाओगे। बाबा साहब का संघर्ष को बेकार क्यों किया जा रहा है? मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे, इस देश के तमाम सांसद और विधायकों से मैं पूछना चाहता हूं। सम्मानित साथियों, मैंने कुछ ये निष्कर्ष निकाला है, आपने ये निष्कर्ष निकाला है कि भीम आर्मी के अलावा इस देश के अंदर कोई भी बहुजन कम्युनिटी का भला नहीं कर सकता है, कोई भी इनकी आवाज को नहीं सुन सकता है।
जब वोट की बारी आती है तो बहुत सारे बाबा साहब का फोटो लेकर समाज में जाते हैं, लेकिन बहुजन समाज पर जब गोली चलती है बेवजह, अगर चलती क्यों है, मैं ये पूछना चाहता हूं, कौन है इसका जिम्मेदार? इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो संसद में बैठे हैं, जो चुप हैं, नमक हराम लोग हैं, जो SC ST कोटे पर संसद और विधानसभा में बैठे हैं। क्यों चल रही है आखिर गोली हमारे लोगों पर, मैं पूछना चाहता हूं। कल संभल में हमारे एक व्यक्ति को गोली मारकर उसको रिपोर्ट अब तक नहीं दर्ज हुई है, 24 घंटे हो गए हैं। मैं रात 1 बजे सोया, संभल का मामला है ये। आखिर हमारे लोगों पर कब तक गोलियां चलेगी? क्या हमारे लोगों के 2 हाथ नहीं है? क्या हमारे लोगों के 2 पैर नहीं है? मैं पूछना चाहता हूं। लेकिन ये बहुत जल्दी आपका भाई वादा कर रहा है अपने समाज से, अपनी कौम से, अपनी कम्युनिटी से, जिस कौम में मैं पैदा हुआ हूं, कि जो लोग हमारी कम्युनिटी को कमजोर समझते हैं, जो लोग हमारे लोगों पर बेवजह लाठी और गोली चला रहे हैं, वो बड़े पैमाने पर एक दीवार पैदा कर रहे हैं, दीवार खाई पैदा कर रहे हैं। और उनका भ्रम बहुत जल्दी दूर मंजीत सिंह नौटियाल पूरा करेगा, उनका भ्रम दूर मंजीत सिंह नौटियाल दूर करेगा। ये आपसे वादा कर रहा हूं मैं आज बहुजन समाज के लोगों। मैं इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अपने भीम आर्मी के पदाधिकारियों से, क्योंकि दूसरों पर मुझे भरोसा नहीं रहा, मैं अपने भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है, पदाधिकारियों पर भरोसा है, कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जहां पर हमारे लोगों को बेवजह सताया जाता है, प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, और उनका वोट लेने के लिए बड़ी बड़ी पार्टियां खड़ी हो जाती हैं, तो ऐसे क्षेत्रों में आप जाइए, उनको समानता और उनको क्षमता उनकी बताइए कि आप लोग की कितनी ताकत है, आप लोग की कितनी वैल्यू है। ये वोट जो हमारा वोट को बेचा जा रहा है, जो हमारे वोट को फ्री में लिया जा रहा है, इस वोट को बाबा साहब ने बहुत मेहनत से, बहुत संघर्षों से, बहुत खून पसीना बहाकर इस वोट को, इस अधिकार को हमें दिलाया है, तब जाकर हम लोग वोट डाल सकते हैं। लेकिन आज वर्तमान में ये स्थिति है, तमाम में जितने भी 28 के 28 29 प्रदेश हैं, तमाम प्रदेशों में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जिसमें आज दलित कम्युनिटी का शोषण सामाजिक आधार पर, आर्थिक आधार पर नहीं किया जा रहा हो। आखिर ये कब तक होगा? कौन है इसका जिम्मेदार? इस देश की सबसे बड़ी कम्युनिटी और सरकार, सबसे ज्यादा शोषण उसका होता है। समझ नहीं आता मेरी ये क्यों हो रहा है? क्या हमारे लोगों के 2 हाथ नहीं है, 2 कान नहीं है, 2 आंखें नहीं है? आखिर क्यों हो रहा है ये मैं पूछना चाहता हूं। इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो हमारी कम्युनिटी का वोट को बेच देते हैं और गोली लगने पर चुप रहते हैं। ये भीम आर्मी ऐसा नहीं होने देगी, भीम आर्मी ये नहीं होने देगी बिल्कुल भी। हमें बलिदान कुछ भी देना पड़े, इसके लिए कुछ भी संघर्ष करना पड़े, उम्र भर जेल में रहना पड़े, लेकिन बाबा साहब के असली बच्चे हैं। इस देश की तमाम जनता और तमाम सरकारें कान खोलकर सुन ले कि हम चाहते हैं कि संवैधानिक न्याय हो, संविधान से इस दलित कम्युनिटी को न्याय मिले। लेकिन अगर न्याय नहीं मिलेगा तो न्याय हम संविधान लेकर खुद करेंगे, ये हम आपसे आज वादा कर रहे हैं। जहां जहां कहीं भी प्रदेशों में आज हमारे लोगों को चुनाव लड़ने से रोका जाता है, उनको गोली मारने की धमकी दी जाती है, ऐसे लोगों का भी इलाज भीम आर्मी करेगी, यह आपसे वादा कर रहा है आपका भाई। एक हमारे गरीब व्यक्ति को, रेड़े चलाने वाले व्यक्ति को बेवजह पीट दिया जाता है कि वो SC ST है। हमारा एक वाल्मीकि समाज का भाई गटर में कूदकर दम घुटने से मर जाता है, उसकी FIR इसलिए नहीं लिखी जाती, उसकी सुनवाई इसलिए नहीं होती कि कोई SC ST से आता है, वो दलित कम्युनिटी से आता है। और जब इस देश के अंदर फिल्म इंडस्ट्री में एक सुशांत राजपूत की हत्या हुई, उसने खुदकुशी की, 6 महीने लगातार मीडिया ने दिखाया, 6 महीने, एक व्यक्ति मरने पर 6 महीने मीडिया ने दिखाया। मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, ये गलत हुआ है, लेकिन मैं ये दर्शाना चाहता हूं कि आखिर ये जाति का आधार पर क्यों हो रहा है। एक ठाकुर कम्युनिटी का व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्रीज में फांसी लगा लेता है, मीडिया 6 महीने दिखाती है, लेकिन अपनी कम्युनिटी के लोग इस देश के अंदर रोज मरते हैं, रोज उनकी हत्या होती है, रोज उन पर गोली चलाई जाती है, तो मीडिया दिखाती तक नहीं है। आप मीडिया की बात छोड़िए, FIR तक दर्ज नहीं होती है। ये कितना दुर्भाग्य है। इस देश के अंदर दलित संतों महापुरुषों ने इतिहास लिखा, रामायण लिखी, लेकिन आज बड़े पैमाने पर यह दुर्भाग्य है कि हमें न्याय भी फ्री में नहीं मिल रहा है। उसके लिए 500 लोगों को अपनी 300 रुपए की मजदूरी छोड़कर आंदोलन करना पड़ता है, तब FIR दर्ज होती है। ये इस देश की व्यवस्था है, देश का सिस्टम ये चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर
इस देश के बड़े जिम्मेदार अधिकारी ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर ताकत की बात की जाए, अगर बल और दल की बात की जाए, मैं इस देश के तमाम पार्टियों से कहना चाहता हूं कि दलित कम्युनिटी से मजबूत कोई कम्युनिटी इस देश के अंदर नहीं है। जनसंख्या में भी, धन में, बल में किसी चीज से कमजोर नहीं है दलित कम्युनिटी, लेकिन उसे गलत चीजों से गाइड किया जा रहा है, उसे बेचा जा रहा है, उसकी ताकत को गलत ट्रैक पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी ताकत को बेचा जा रहा है, इसलिए वो नहीं उभर पा रहा है, इसलिए उस पर गोली चल रही है, उसे प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, उसे जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, उसका वोट को भेज दिया जाता है, उसे गोली मारने की धमकी दे दी जाती है, और वहां पर भीम आर्मी के कार्यकर्ता नहीं पहुंच पाते, इसलिए उसका आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर शोषण किया जा रहा है। लेकिन ये कब तक चलेगा? मैं तमाम अपने भीम आर्मी के पदाधिकारियों से, भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं से, मैं उनसे, ये भाइयों से आग्रह करता हूं कि भीम आर्मी के साथियों, भीम आर्मी के शेरों, बब्बर शेरों, तमाम 28-24 प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सम्मानित, मैं आपसे ये निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं, भाइयों, आपका एक छोटा सा भीम आर्मी कार्यकर्ता होने के नाते, जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते और दलित कम्युनिटी का शुभचिंतक होने के नाते मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि प्रदेश में कोई भी जगह ऐसी न बचे जिस क्षेत्र में हमारा भीम आर्मी कार्यकर्ता न हो। प्रदेश में कोई जगह ऐसे न बचे कि जहां हमारा भीम आर्मी का सिपाही न हो, क्योंकि अगर इस देश के अंदर दलित कम्युनिटी का कोई भला कर सकती है तो वो केवल भीम आर्मी है। अगर इस देश के अंदर, अगर दलितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, वंचितों को अगर कोई न्याय दिला सकती है तो वो केवल भीम आर्मी है, क्योंकि भीम आर्मी न झुकती है, ना रुकती है, ना बिकती है। ये देश जानता है, देश नहीं विदेश भी जानता है। तो सम्मानित साथियों, आप लोगों को कुछ प्रदेश अध्यक्ष, कुछ जिलाध्यक्ष कुछ ऐसी गतिविधियां भी कर रहे हैं कि वो पद लेकर आदेश करते हैं। मैं उन साथियों से एक निवेदन करना चाहता हूं, भाइयों से बता देना चाहता हूं कि भीम आर्मी में प्रत्येक कार्यकर्ता का और राष्ट्रीय अध्यक्ष सबका सम्मान, सबका कद, सबका पद बराबर है, किसी की ताकत कम और ज्यादा नहीं है। यही भीम आर्मी का संकल्प है। और भीम आर्मी को इसलिए जन्म लेना पड़ा कि भीम आर्मी दलित और बहुजन समाज के दुख सुख में खड़ी हो, दलित समाज के लड़ाई को लड़े, उस पर गोली न चलाई जाए, उसे बेवजह परेशान नहीं किया जाए, उसके अधिकार दे दिए जाएं, इसीलिए भीम आर्मी का जन्म हुआ। तो सम्मानित साथियों, सभी प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि साथियों, सम्मानित प्रदेश अध्यक्षों, आपको उसी तरह से काम करना होगा जिस तरह से एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी ने, भीम आर्मी के प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव कमल सिंह वालिया जी ने, आपके भाई मंजीत सिंह नोटियाल जी ने और तमाम हमारे प्रदेश अध्यक्षों ने हमारे साथ में रहकर कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ा है। आपको वर्तमान में भी इसी तरह काम करना होगा। ये वक्त काम करने का है, ये वक्त बैठने का नहीं है। रोज हम लोग जब गोलियां चलते हुए अपने लोगों पर देखते हैं तो ऐसा मन करता है कि शायद गृह युद्ध छिड़ चुका है और इस गृह युद्ध को एक बार ही निमट लिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हमें ये, हमारे महापुरुषों ने, संतों ने ये नहीं बताया, हमें ये रास्ता बिल्कुल भी नहीं अपनाना है। हिंसा से कोई जंग नहीं जीती जा सकती है। हमारे महापुरुषों ने हमें संविधान दिया है, संविधान की बदौलत ही हम लोग अन्याय को हराएंगे और न्याय की जीत होगी, सत्यमेव की जीत होगी। अशोक सम्राट जी ने हमें यही बताया कि सत्यमेव की जीत होती है। सत्यमेव के रास्ते पर चलिए, संविधान के रास्ते पर चलिए, और हम लोग संविधान के रास्ते पर चलेंगे। और इस देश के अंदर मैं अपनी दलित कम्युनिटी के लोगों को मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूं। उसके बाद में मैं अपने मुस्लिम कम्युनिटी के ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहूंगा कि दलित समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो आपको बताया, जो आपको रास्ते बताए, जो आपको संकल्प बताया, बाबा साहब ने किसी भी बात को, बहुजन समाज के लोगों, मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, इतना उत्पीड़न रोज देखता हूं, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैं झूठा अंबेडकरवादी नहीं हूं, मैं झूठा समाज का सेवक नहीं हूं, मेरी आंखों में इतने, मैं रोक नहीं पा रहा हूं आंसुओं को। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो भी कहा है उस पर पहले शोध किया है बाबा साहब ने। वो ऐसे नहीं कहा उन्होंने,
पहले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने देश और दुनिया की सभी चीजों पर फोकस करके पहले उस पर विश्लेषण किया, शोध किया और तब जाकर कुछ उन्होंने गाइडलाइन समाज को दी है। एक मनुवादी व्यवस्था में जिस प्रकार से आप लोग जकड़े हुए हैं, हमारे समाज में, दलित समाज में बहुजन संतों महापुरुष इतने बड़े बड़े हुए हैं, सतगुरु रविदास जी हुए हैं, सतगुरु रविदास जी हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि जी हुए हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी हुए हैं, छत्रपति साहू जी महाराज हुए हैं, नारायण गुरु हुए हैं, गाडगे जी हुए हैं। इतने देश में हमारे संत महापुरुष इतने महान हैं, लेकिन आप फिर भी मनोवादी व्यवस्था में जकड़े हुए हैं। ये मनोवादी व्यवस्था समाज का नाश कर रही है, बेड़ा गर्क कर दिया है। जो व्यक्ति हमारे समाज का 300 रुपए कमाता है, वो 200 रुपए मनोवादी व्यवस्था में खर्च कर रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाइयों, क्या ही आप अपने 100 रुपए में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे? क्या आप घर में खाना खिलाएंगे? इसलिए हमारा दलित कम्युनिटी सबसे पीछे जा रही है। और इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार जो 15% लोग चला रहे हैं, वह यही चाहते हैं कि 15% लोगों के हाथ में सत्ता रहे, 15% लोगों के हाथ में धन रहे, 15% लोगों के हाथ में बल रहे, और ये जो 85% लोग हैं ये मजदूरी रहे। मैं पूछना चाहता हूं अपनी दलित कम्युनिटी के लोगों से, आखिर कब तक मजदूरी करोगे? कब तक इन लोगों की मजदूरी करोगे? कब तक इनके सेवक बनकर रहोगे? बाबा साहब का संविधान ये नहीं कहता है। बाबा साहब का संविधान तो ये कहता है कि रानी के पेट से ही राजा पैदा नहीं होगा। सन 1950 में लिख दिया गया था बाबा साहब ने, और इसको लागू करा के दिखाया कि रानी के पेट से आज के बाद राजा पैदा नहीं होगा। और वो ये हुआ। इस देश का चाय बेचने वाले हमारे माननीय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इस देश के बहुत सारे नेता इस देश के अंदर ऐसे हैं जो मजदूर के बेटे हैं। लेकिन सम्मानित साथियों, ये कम्युनिटी आखिर दंश कब तक झेलेगी? मैं पूछना चाहता हूं तमाम जिम्मेदार साथियों से, तमाम प्रदेश के जिम्मेदार लोगों से, इसको हम नहीं झेल पाएंगे। ये हमारे बस, ये देखना, ये उत्पीड़न समाज का देखना, ये हमारे बस की बात नहीं है। क्योंकि हम लोग बाबा साहब के वो बच्चे हैं, बाबा साहब के वो स्वाभिमानी बच्चे हैं कि ऐसा कोई नोट नहीं बना जो हमें झुका दे, ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो समाज को आगे बढ़ाने से हमें रोक दे, ऐसी कोई लाठी नहीं बनी जो हमें समाज की लड़ाई लड़ने से रोक दे। तो इसलिए साथियों, बलिदान दिया जाएगा। जहां कहीं भी दलित समाज को बलिदान की आवश्यकता होगी, बलिदान पूर्ण रूप से दिया जाएगा। बलिदान से देश और समाज आगे बढ़ा है, बलिदान से देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। लेकिन साथियों, आपको मनोवादी व्यवस्था से पीछे हटना पड़ेगा, आपको मनोवादी व्यवस्था को छोड़ना पड़ेगा। और जिस प्रकार से मुस्लिम कम्युनिटी का इस देश के अंदर बड़े पैमाने पर जातिगत आधार पर उत्पीड़न किया जा रहा है, मैं मुस्लिम समाज के नेताओं से ये पूछना चाहता हूं कि हमें बाबा साहब ने क्या यही रास्ता बताया? बाबा साहब ने कहा कि जिस दिन इस देश का दलित और मुस्लिम एक मंच पर आ गया, उस दिन दलित और मुस्लिम का उत्पीड़न होना बंद हो जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी अपने जीवन में यह बात संविधान लिखते हुए कहते हैं कि जिस दिन इस देश का दलित और मुस्लिम एक मंच पर आ गया, उस दिन इस देश में दलित और मुस्लिम का उत्पीड़न होना बंद हो जाएगा और यह सत्ता और समानता की ओर जाएगा। लेकिन क्या मुस्लिम समाज का उत्पीड़न बंद हुआ? क्या बहन फातिमा शेख का उत्पीड़न नहीं हुआ? क्या बहन भाई परवेज अंसारी को नहीं मारा गया झारखंड में? क्या गौरी लंकेश को नहीं मारा गया? क्या आसिफ भाई को जैन यूनिवर्सिटी के अंदर गायब नहीं किया गया? कितने मुस्लिम समाज की रोज हत्याएं हो रही है। इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा फर्जी एनकाउंटर किए जा रहे हैं। अगर इन पर जांच बिठाई जाए तो 90% फर्जी एनकाउंटर हैं मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों के, युवाओं के, बच्चों के, जो नाबालिग बच्चे हैं, उन पर भी गोलियां चलाई जा रही है, मॉब लिंचिंग की जा रही है। यदि किसी को पता लगता है कि मुस्लिम समाज के व्यक्ति ने टोपी पहनकर कोई जा रहा है, उस गौ हत्या के नाम, गौ के नाम पर उसकी हत्या की जा रही है, गौ कसी के नाम पर उस पर झूठे मुकदमे लगाए जा रहे हैं, आखिर ये कब तक चलेगा? हम चाहते हैं कि भीम आर्मी इस देश के अंदर सत्यमेव जयते एक न्याय का स्तंभ है। इस देश के अंदर भीम आर्मी जाति और धर्म से ऊपर उठकर एक न्याय का स्तंभ बन चुका है। तो हम चाहते हैं कि वो न्याय का स्तंभ में अपने मुस्लिम समाज के लोग भी बड़े पैमाने पर मदद करें, जिससे कि हम कल न्याय करें। हम आंखों पर काली पट्टी बांधकर जाति और धर्म से ऊपर उठकर न्याय करें। आप लोग सहयोग करिए। आर्थिक आधार पर इस देश के अंदर किसी का उत्पीड़न न किया जाए। संविधान में यह लिखा गया है कि ये देश सेकुलर देश है। इस देश के अंदर सभी जाति, सभी मजहब के लोग रहते हैं और सबको संविधान में सभी जाति मजहब के लोगों को बराबर का अधिकार है। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी संविधान में लिखते हैं, लेकिन क्या संविधान में जो लिखा है वो मिला है?
इस देश के अंदर मैं तमाम बड़े बड़े नेताओं से, तमाम बड़े बड़े बुद्धिजीवियों से, दलित समाज के बुद्धिजीवियों से कहना चाहता हूं कि आप भ्रम में जी रहे हैं, आप लोग झूठी राजनीति कर रहे हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब ने इतना संघर्ष किया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने परिवार को बलि चढ़ा दिया। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने परिवार की ओर पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन दलित कम्युनिटी को उसको अधिकार दिलाए। बाबा साहब ने अपनी करनी और कथनी में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसा कोई अधिकार नहीं जो हमें न दिया गया हो। लेकिन इस देश के सांसदों से, विधायकों से, राज्यसभा सांसदों से मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो अधिकार मिले? ये बड़े दुर्भाग्य है। आज मैं बड़े दुर्भाग्यपूर्ण रूप से ये कहना चाहता हूं, इस देश में तमाम सामाजिक मूवमेंट के लोगों से, मिशनरी लोगों से, बड़े बड़े नेताओं से, दलित समाज के नेताओं से कहना चाहता हूं कि ये हमारा दुर्भाग्य है कि आप संसद में हो और बाबा साहब का दिया हुआ अधिकार नहीं दिला पाया। आपको डूबकर मर जाना चाहिए। इसलिए कह रहा हूं कि ब्लड में गद्दारी नहीं है। अंबेडकरवादी लोग हैं, सत्यमेव जयते वाले लोग, देशभक्त हैं, भारत मां के वीर हैं। वो सच्चे वीर हैं कि देश के लिए मर भी सकते हैं और मार भी सकते हैं। तो इसलिए झूठी जिंदगी हमें न पसंद है, न झूठी जिंदगी जीते हैं और न भ्रम में जीते हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने जो अधिकार दिए हैं वो भी अधिकार हम नहीं ले पाए। साथियों, मैं अपनी बात को अब मैं पूर्ण विराम दूंगा और मैं ये कहना चाहता हूं कि साथियों, जिस प्रकार से दलित समाज का इस देश के अंदर उत्पीड़न वर्तमान में किया जा रहा है, दलित समाज को इस देश के अंदर बेवजह सताया जा रहा है, मुस्लिम कम्युनिटी को बेवजह उसकी जाति देखकर मॉब लिंचिंग के द्वारा उसे पीट पीट कर मार दिया जाता है, गौ कसी के नाम पर उस पर झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, झूठे एनकाउंटर किए जाते हैं। तो ये इसके खिलाफ केवल एक ही चीज आवाज उठा सकती है, वो भीम आर्मी है। तो मैं तमाम प्रदेश अध्यक्षों से ये कहना चाहता हूं कि सम्मानित हमारे प्रदेश अध्यक्ष, आप लोग क्षेत्रों में जाकर काम कीजिए। जिस तरह से हम लोगों ने काम किया है, बाइकों पर जाकर काम किया है, मेहनत की है। अभी ये समय घर बैठने का नहीं है सम्मानित साथियों, ये समय आंदोलन करने का है, रोड पर निकलने का है। सरकार तो ये चाहती है कि आपको डराकर घर में रखा जाए, लेकिन आप लोग कोरोना का पालन करिए। कोरोना का पालन करते हुए आप लोग जो महामारी चल रही है इसमें भी आप तमाम लोगों की मदद कीजिए। जो लोग अस्पताल तक नहीं जा सकते हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाइए। जो लोग ग्रामीण क्षेत्रों में जो कोरोना के कारण जो मृत्यु की ओर अग्रसर हैं, उन लोगों को बचाव हेतु कोशिश कीजिए कि उनकी जान बचे। डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए जिससे कि मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके, देश आगे बढ़ सके। क्योंकि हम वो सच्चे भक्त हैं, वो देशभक्त हैं। दलित कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी से आए हुए जितने भी संत और महापुरुष हैं, उन्होंने देश के लिए बड़ा बलिदान दिया है और हर मुसीबत से बड़े पैमाने पर उसको चुनौती दिया, उसको हराया है। कितनी बड़ी मुसीबत हो उसको हराया है। और राष्ट्र निर्माण के लिए सबसे बड़ा योगदान दलित कम्युनिटी के बहुजन संतों महापुरुषों का रहा है, ये पूरा देश जानता है। इसलिए मैं कोरोना पर भी ये कहना चाहता हूं कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और जो व्यक्ति अस्पताल नहीं जा सकता है उस भाई को अस्पताल पहुंचाइए, उसका इलाज कराइए। जो जिन लोगों पर मास्क नहीं है उनको मास्क दीजिए, उनको कहिए कि आप लोग मास्क का इस्तेमाल कीजिए। जब हम मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ने मास्क नहीं लगा रखा है। ये देखिए, मैं लाइव आया था इसलिए मास्क हटाया मैंने। मैंने साथियों, अपनी बात को मैं अंतिम विराम देते हुए मैं सभी तमाम अपने पदाधिकारियों से, प्रदेश अध्यक्षों से, जिला अध्यक्षों से, कार्यकर्ताओं से उनका सम्मान करते हुए जितना भी मैंने नाम बोले थे, आप सबका बहुत हृदय गहराइयों से जो कार्यकर्ता बनकर काम कर रहे हैं उनका दिल से गहराइयों से उनका सम्मान करते हुए बस ये कहना चाहता हूं कि सम्मानित साथियों, जाकर क्षेत्र में काम करो। क्षेत्र में आप लोगों को अभी उन लोगों की समस्या को सुनना है जो लोग हमारी कम्युनिटी के, दलित कम्युनिटी के लोग ये भी नहीं जानते कि उन्हें न्याय कैसे मिलेगा, वो कलेक्टर के ऑफिस तक पहुंचेंगे कैसे। बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं अभी
उनको तो ये भी नहीं मालूम कि रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, फर्स्ट एफआईआर कैसे दर्ज होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस प्रशासन को कैसे दी जाती है, उनको आज तक ये भी नहीं मालूम, क्योंकि वो पिछड़े हुए क्षेत्र हैं। उन क्षेत्रों में विकास सरकार ने कराया ही नहीं, इसलिए कि उनका वोट को केवल बेचना है, उनके वोट को केवल इस्तेमाल करना है। ये बड़ी राजनीति दलित समाज के साथ में चला गया है, और इसका जिम्मेदार वही लोग हैं जो इस देश के अंदर SC ST के नाम पर संसद और विधानसभा में बैठे हैं। ये मक्कारी नहीं चलने वाली है। मैं अपने तमाम भीम आर्मी के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जिला अध्यक्षों, मंडल अध्यक्षों, विधानसभा अध्यक्षों, ग्राम अध्यक्षों, कार्यकर्ता, आपका भाई आपसे आग्रह कर रहा है कि आप लोग ग्रामीण क्षेत्र में जहां कहीं भी उत्पीड़न हो, जरूर भीम आर्मी को इंफॉर्मेशन दें। जहां कहीं भी गोली चले, भीम आर्मी को जरूर इंफॉर्मेशन दें। कोई प्रशासनिक अधिकारी, कोई नेता, अभिनेता, कोई बेवजह दलित कम्युनिटी के व्यक्तियों को परेशान करे, भीम आर्मी को जरूर सूचना दें। और आप लोग उनकी पूरी मेहनत से, लगन से उनको न्याय दिलाने का काम करें। सत्यमेव जयते के आधार पर संविधान को हाथ में लेकर भीम आर्मी का झंडा और डंडा बुलंद करें। सत्यमेव जयते के आधार पर अशोक सम्राट जी ने जो रास्ता बताया था कि सत्य की जीत होती है, संविधान को हाथ में लेकर निकलिए और इस देश की जनता के साथ में न्याय कीजिए। जय भीम, जय भीम आर्मी, जय भारत।